नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दी करंट अफेयर शो के एक और नए लेक्चर में, जिसमें हम पूरे दिन के सभी मोस्ट इंपोर्टेंट एकदम फिल्टर्ड सिलेक्टेड करंट अफेयर्स को डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। यहां पर हम करंट अफेयर्स को केवल पढ़ते नहीं बल्कि एक एक करंट इवेंट को डिटेल के साथ समझते हुए चलते हैं। फिर चाहे आपका कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम ही क्यों ना हो, फिर चाहे आपका रेलवे एनटीपीसी का एग्जाम हो या फिर रेलवे का कोई भी बड़ा छोटा एग्जाम हो, आप एसएससी के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी बैंकिंग या फिर कोई भी स्टेट लेवल का एग्जाम ही क्यों ना हो, आपको इस क्लास से करंट अफेयर का एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं मिलेगा। बस रेगुलर बेसिस पर डेली सुबह 8 बजे दी करंट अफेयर शो की क्लास को फॉलो करते रहिए, नोट्स मेंटेन करते रहिए। चैनल के ऊपर अगर नहीं हो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट आज की क्लास शुरू कर लेते हैं। तो भाई आज की क्लास का फर्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन के ऊपर ये रहा। सरहुल उत्सव मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, फेस्टिवल से रिलेटेड एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और हाल ही में इससे रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट वाक्य है, इसीलिए ये क्वेश्चन यहां पर बन के आया है। कौन सा त्योहार पूछा जा रहा है? सरहुल उत्सव। सरहुल उत्सव मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? सबसे पहले बात करेंगे कि भाई सरहुल उत्सव है क्या, उसके बाद बात करेंगे किस राज्य के द्वारा इसको मनाया जाता है। देखिए दोस्तों, सरहुल त्योहार जो है ना, ये झारखंड और छोटा नागपुर क्षेत्र में आदिवासी समुदायों द्वारा वसंत और नए साल के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। यानी कि जब स्प्रिंग सीजन आता है ना, वसंत आता है, उसके उपलक्ष्य में और नए साल के उपलक्ष्य में इस त्योहार को मनाया जाता है। कौन से राज्य के आदिवासी इसको मनाते हैं? झारखंड राज्य के आदिवासी समुदाय के लोग इस त्योहार को बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं। इस त्योहार पर साल के पेड़ की पूजा की जाती है, जो कि जीवन के लिए सूर्य और पृथ्वी के मिलन का प्रतीक होता है। क्लियर है? अब कौन कौन से समुदाय के लोग इसको मनाते हैं? ओराव, मुंडा, संथाल, खड़िया जैसी जनजातियों द्वारा इस त्योहार को मनाया जाता है। क्लियर हुआ डाउट? बाकी 3 और राज्यों के नाम यहां पर दिए हुए हैं, जैसे कि गुजरात है। गुजरात का सबसे प्रसिद्ध फेस्टिवल कौन सा है? नवरात्रि, दिवाली, जन्माष्टमी, ये सारे त्योहार गुजरात राज्य के अंदर मनाए जाते हैं। नोट करिए। झारखंड बता चुका हूं आपको, सरहुल एक बहुत ही पॉपुलर त्योहार है। झारखंड राज्य का एक और मोस्ट इंपोर्टेंट त्योहार है, कौन सा? भगता पर्व। ठीक है, भगदा। देखिए कौन सा? भगता पर्व। नोट करिए, इस त्योहार को भी झारखंड की जनजाति ही मनाती है। कर्नाटक राज्य में उगादी त्योहार बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। क्लियर है? ठीक है। और मैंने कुछ स्पेशल फेस्टिवल लिख रखे हैं जो कि एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, जैसे कि पोंगल तमिलनाडु के राज्य में मनाया जाता है। ओणम त्योहार केरला राज्य के लोग मनाते हैं। बैसाखी पंजाब राज्य के लोग मनाते हैं। बिहू असम राज्य के एक बहुत ही प्रसिद्ध त्योहार है। साथ ही हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड राज्य के एक बहुत ही पॉपुलर त्योहार है। क्लियर है? अगर एग्जाम में पूछा जाए कि भाई सरहुल त्योहार कब मनाया जाता है, किसके द्वारा मनाया जाता है, आप बता दोगे? साल के पेड़ की पूजा होती है इस दिन, वसंत की शुरुआत होती है, या फिर नए साल के उपलक्ष्य में इस दिवस को झारखंड या फिर छोटा नागपुर के क्षेत्र के आदिवासी समुदाय के लोग बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करिए। नेक्स्ट है, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया गया है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा इंपोर्टेंट डेज और थीम से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जरूरी नहीं है कि आपसे डेट पूछ ले, थीम भी पूछा जा सकता है। किसी शिफ्ट में डेट पूछ लेगा, किसी शिफ्ट में थीम पूछ लेगा। जरूरी नहीं कि 2025 की ही डेट और थीम पूछे, पिछले साल 2024 की भी थीम पूछ सकते हैं। इसलिए सारी चीजें आपके साथ डिस्कस करूंगा। और भाई विश्व स्वास्थ्य दिवस तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड हेल्थ डे से रिलेटेड तो क्वेश्चंस भर भर के बनते हैं। तो भाई हर साल विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है। क्लियर है? 7 अप्रैल को 2025 में इस दिवस का थीम क्या था? हेल्दी बिगिनिंग्स होपफुल फ्यूचर 2025 में विश्व स्वास्थ्य का थीम था। ठीक है, 2025 में 24 में पिछले साल इसका थीम क्या था? माई हेल्थ माई राइट। 2023 का भी थीम नोट कर लीजिए, हेल्थ फॉर ऑल।
इस दिवस को मनाने की जो शुरुआत हुई थी ना वो 1950 में हुई थी। अरे अगर एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए विश्व स्वास्थ्य दिवस सबसे पहली बार कौन से साल में मनाया गया, तो 1950 में सबसे पहले इस दिवस को मनाया गया। हालांकि इसकी अनाउंसमेंट 1948 में कर दी थी। क्लियर है। स्पॉन्सरशिप किसके पास है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। 1948 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक गठन बनाया, मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई, वर्ल्ड हेल्थ असेंबली। इसकी बैठक के बाद ही 1948 में अनाउंसमेंट हुई कि हर साल 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाएंगे। इसका मकसद है लोगों के बीच में अवेयरनेस फैलानी कि भाई हर एक इंसान के लिए स्वास्थ्य, अच्छा स्वास्थ्य, अच्छी हेल्थ कितनी जरूरी है। क्लियर है। इसी चीज को के लिए अवेयर किया जाता है कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, खान पान का ध्यान रखिए, अच्छी डाइट लेते रहिए, धूम्रपान वगैरह ना करें ताकि आप हमेशा स्वस्थ रहें। इसीलिए हर साल 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है। 2025 का थीम आपके सामने है, 24 का थीम है और 2023 का थीम है। क्लियर है। और पहली बार कब मनाया गया था वो भी मैंने लिख दिया है। अब कुछ और इंपॉर्टेंट डे है जो कि मार्च फरवरी में मनाए गए हैं, वो भी देख लीजिए। हाल ही में इंटरनेशनल वुमेन डे मनाया गया, कब, 8 मार्च को। वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे 15 मार्च को मनाया जाता है। इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस 20 मार्च को मनाया जाता है हर साल। इंटरनेशनल योगा डे हर साल 21 जून को मनाया जाता है। और हाल ही में 3-4 दिन पहले इंटरनेशनल योगा डे का थीम भी अनाउंस हुआ है जो कि होता है योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। इस बार 2025 में जो इंटरनेशनल योगा डे मनाया जाएगा उसका थीम है योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। नोट करिए। नेक्स्ट है ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम जीसीपी किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। 4 मंत्रालयों के नाम आपके सामने स्क्रीन के ऊपर है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि भाई ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया था। सबसे पहले समझेंगे ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम है क्या। देखिए दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक कार्यक्रम लॉन्च किया था लाइफ, जिसका मकसद था इन्वायरमेंट को सेफ रखना। ठीक है, इन्वायरमेंट को बढ़ावा देना, अच्छे इन्वायरमेंट को बढ़ावा देना। उसी की ही एक ब्रांच है, उसी में से ही निकला है ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम, उसी का ही एक पार्ट है। इसमें भी इन्वायरमेंट को स्वच्छ रखना, साफ रखने को लेकर कदम उठाए जाते हैं। 3-4 पैरामीटर्स है जैसे कि वृक्षारोपण, जितना ज्यादा हो सके वृक्ष लगाए जाएं। ठीक है, यह क्या होता है, ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम के तहत जो ऐसे लोग हैं जो कि इन्वायरमेंट में अपना कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, कुछ अपनी संपत्ति दान वगैरह में देना चाहते हैं, तो वो दे सकते हैं ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम के थ्रू। क्रेडिट मतलब क्रेडिट करना, देना, जमा करना। ठीक है, तो ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम के तहत वो जमा कर सकते हैं जो ऐसी एजेंसीज है, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इन्वायरमेंट के लिए काम करती है, उनको ये फंड दिया जाता है। ठीक है, फिर वो इन्वायरमेंट को बढ़ावा देने के लिए, इन्वायरमेंट को बेहतर बनाने के लिए उस पैसे को, संपत्ति को खर्च करती है। क्लियर है, यह है ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम। समझ गए, जिसमें ज्यादा से ज्यादा वृक्षारोपण को लेकर बढ़ावा दिया जाता है, जल प्रबंधन, ठीक है, सतत कृषि, अपशिष्ट प्रबंधन यानी कि पोल्यूशन वगैरह है उसको कंट्रोल करना, वायु प्रदूषण में कमी करने, इन चीजों के ऊपर काम करती है। सवाल था हमारा ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम किसके द्वारा लॉन्च किया गया। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा। क्योंकि ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम की बात हो रही है, ग्रीन से समझ जाइएगा पर्यावरण, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। अब पूछोगे आप कि भैया मिनिस्टर ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज कौन है, किसके पास ये मंत्रालय है, तो भाई ये श्री भूपेंद्र यादव जी के पास मंत्रालय है। वहीं पर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर किसके पास है, शिवराज सिंह चौहान जी के पास है, जो कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री किसके पास है, पीयूष गोयल जी के पास है, जो कि पूर्व रेलवे मंत्री भी हैं। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस किसके पास है, निर्मला सीतारमण जी के पास है। समझ गए। नेक्स्ट है, कौन सा शहर भारत के पहले टेक्सटाइल मशीन पार्क का घर बन गया है। हाल ही में दोस्तों उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट करी है कि हम भारत के अंदर पहला टेक्सटाइल मशीन पार्क बनाने जा रहे हैं। देखिए दोस्तों, अगर अब भारत के अंदर टेक्सटाइल वगैरह बन रहे हैं तो उसके लिए मशीनरीज पता है कहां से इंपोर्ट करी जाती है, चाइना, नेपाल, जापान, अमेरिका, यहां से मशीनरीज लाई जाती है। लेकिन अब फाइनली भारत के अंदर भारत का पहला और सबसे बड़ा टेक्सटाइल मशीन पार्क बनाया जा रहा है, जहां पर
टेक्सटाइल के लिए, कपड़ा उद्योग के लिए जो मशीनरी उपयोग में लाई जाएंगी, उन सभी मशीनरीज को बनाया जाएगा, उन सभी मशीनरीज के पार्ट बनाए जाएंगे। ठीक है, किसने घोषणा करी? उत्तर प्रदेश सरकार ने करी। तो क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? कानपुर उत्तर प्रदेश। यानी कि हाल ही में कानपुर उत्तर प्रदेश शहर में भारत के पहले टेक्सटाइल मशीन पार्क का घर बन गया है। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसकी घोषणा किसने करी है? ठीक है, एमएसएमई मंत्री ने कानपुर के पास भोगांव के चपरघाटा गांव में 875 एकड़ में भारत के पहले टेक्सटाइल मशीन पार्क की घोषणा करी है और इसकी जानकारी हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने दी है। समझ गए? एमएसएमई आ गया। ठीक है, ये एक यूनियन मिनिस्ट्री है भारत की, जिसका मतलब होता है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज। इसके मंत्री कौन है? जितेन राम मांझी। क्लियर है? अब देखिए दोस्तों, यहां पर उत्तर प्रदेश कानपुर का जिक्र हो रहा है। कानपुर पहले से ही कपड़ा उद्योग के मामले में सबसे ज्यादा आगे है, कपड़ा उद्योग सबसे ज्यादा होता है कानपुर के अंदर, इसीलिए ये टेक्सटाइल मशीन पार्क कानपुर के अंदर लगने जा रहा है। उत्तर प्रदेश की बात हो रही है तो उत्तर प्रदेश के सीएम कौन है? योगी आदित्यनाथ। गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। अब पहला हमारा मध्य प्रदेश है, तो मध्य प्रदेश के सीएम कौन है? मोहन यादव है। गवर्नर मंगू भाई छगन भाई पटेल है। गुजरात के सीएम कौन है? भूपेंद्र पटेल है। गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत। यहां पर आते हैं हमारे राजस्थान के सीएम भजन लाल शर्मा। गवर्नर कौन है? हरिबाहु किशन राव बागड़े। ठीक है, चारों राज्य के सीएम गवर्नर मोस्ट इंपोर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछे जाते हैं। समझ गए? और मैंने आपको एमएसएमई के मिनिस्टर कौन है? जितेन राम मांझी। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस शहर में डॉल्फिन सफारी की स्थापना की घोषणा की है? क्वेश्चन बहुत ही इजी है, कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है। अगर आपने थोड़ी भी जीएस या फिर करंट अफेयर पढ़ा होगा, इसका आंसर आप इजीली लेकर आ सकते हैं। ये तो आप पता चल गया है कि भाई जो डॉल्फिन सफारी होगी वो उत्तर प्रदेश के अंदर होगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार ने इसकी घोषणा करी है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के 4 शहर आपके पास है। ठीक है, अगर आपने सुना हो कि सबसे ज्यादा डॉल्फिन कहां पर पाई जाती है, कहां पर पाई जाती है? ठीक है, सुना है कभी? बनारस, काशी या फिर वाराणसी? जी हां, सबसे ज्यादा डॉल्फिन जो उत्तर प्रदेश के अंदर पाई जाती है वो वाराणसी में पाई जाती है। और वाराणसी शहर के अंदर कौन सी नदी बहती है? गंगा नदी बहती है। तो भाई हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने वाराणसी शहर में डॉल्फिन सफारी की स्थापना करने की घोषणा कर दी है। यह कहा जा रहा है कि वाराणसी एक बहुत ही बड़ा टूरिज्म स्पॉट बनने जा रहा है और ये एक टूरिज्म मैग्नेट होगी। डॉल्फिन सफारी, आपने जंगल सफारी के बारे में सुना होगा, जहां पर लोग जंगल की सफारी करने जाते हैं, जो जानवर है, शेर है, चीते हैं, उनको देखने जाते हैं। लेकिन अब फाइनली उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में डॉल्फिन सफारी होगी, जहां पर लोग बड़ी बड़ी विशाल डॉल्फिन को देखने आ सकते हैं। स्पेशल नौका बनाई जाएंगी जिनमें बैठकर आप बड़ी बड़ी डॉल्फिन देख सकते हैं। डॉल्फिन की जो स्पेशल मूव्स होती हैं, करतब होती हैं, उनको आप देख सकते हो। तो क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? वाराणसी। अब देखिए दोस्तों, यहां पर बात हो रही है 4 शहरों की। नदी कौन सी बहती है वाराणसी के अंदर? आपकी गंगा नदी। पहले ही देखिए, सफारी कैथी और ढकवा गांवों के बीच स्थापित की जाएगी। वाराणसी में एक जगह पड़ती है कैथी और ढकवा, इनके बीच स्थापित की जाएगी नदियों में। क्लियर है? गंगा नदी डॉल्फिन संरक्षण के लिए डॉल्फिन मित्र नियुक्त किए गए हैं। ठीक है, डॉल्फिन मित्र यानी कि कुछ ऐसे एम्प्लॉय या फिर सिक्योरिटी गार्ड आप कह सकते हैं, जिनको डॉल्फिन मित्र नाम दिया गया है, जो कि गंगा नदी में डॉल्फिन संरक्षण के लिए काम करेंगे, उनकी देखरेख के लिए काम करने वाले हैं। ठीक है, वाराणसी में कहां पर होगी ये सफारी शुरू? केथी और ढकवा गांव में। वाराणसी के पास कौन सी नदी बहती है? गंगा। दूसरा नाम प्रयागराज है, यमुना गंगा जो जहां पर बहती है, भागीरथी, 3 नदी का संगम है। कानपुर में कौन सी नदी बहती है? यहां भी आपकी गंगा बहती है। अयोध्या कौन सी नदी के किनारे है? सरयू नदी के किनारे है। याद रहेंगी सारी चीजें। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 4 दिवसीय स्कूल चले हम अभियान शुरू किया? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बेसिक सा क्वेश्चन है। बच्चों को शिक्षा के प्रति बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने स्कूल चले हम योजना शुरू की है। ये एक अभियान शुरू किया है। क्लियर है? यह अभियान 1 से 4 अप्रैल 2025 के बीच में चला है। राज्य के सभी सीएम राइज स्कूलों का नाम बदलकर
संदीपनी विद्यालय कर दिया जाएगा। स्कूली शिक्षा प्रक्रियाओं को डिजिटल बनाने के लिए शिक्षा पोर्टल 3.0 लॉन्च किया गया, यानी कि जो स्कूल है उनको भी मॉडर्नाइज किया गया है, डिजिटल स्टडी डिजिटल एजुकेशन को भी बढ़ावा दिया गया है, जिसके तहत शिक्षा पोर्टल 3.0 लॉन्च किया गया है, जिससे जो छात्र हैं, गांव के जो बच्चे हैं, शिक्षा के प्रति उनका मन बनेगा। ठीक है, शिक्षा के से उनको जोड़ने के लिए इस कार्यक्रम को शुरू किया गया है। तो यहां पर बात हुई है मध्य प्रदेश सरकार की। ठीक है, मध्य प्रदेश के सीएम कौन है? मोहन यादव है। मध्य प्रदेश के गवर्नर कौन है? मंगूभाई छगन भाई पटेल। दूसरा राज्य गुजरात है हमारा। गुजरात के सीएम कौन है? भूपेंद्र पटेल। गुजरात के गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत। तीसरा राज्य पंजाब है हमारा। पंजाब के सीएम कौन है? भगवंत मान। पंजाब के गवर्नर कौन है? गुलाब चंद कटारिया। चौथा है हमारा उत्तराखंड। उत्तराखंड के सीएम कौन है? पुष्कर सिंह धामी। और गवर्नर कौन है? गुरमीत सिंह। याद रहेगी सारी चीजें, नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट वन, किस राज्य सरकार ने मिताथल और तिगराना हड़प्पा स्थलों को संरक्षित पुरातात्विक स्थल घोषित किया? आप सभी को पता है हड़प्पा सभ्यता की जो खोज हुई थी वो 1921 में हुई थी। दयाराम साहनी, आर्कोलॉजिस्ट दयाराम साहनी ने इसकी खोदाई शुरुआत करी थी। आज भी पूरे भारत के अंदर, साथ ही पाकिस्तान में जो पार्ट है वहां पर हड़प्पा की नई नई साइट पाई जाती हैं। क्लियर है? जैसे कि लोथल है, मोहनजोदारो है, कालीबंग है, ये सारी की सारी हड़प्पा की साइट है। देखें दोस्तों, हरियाणा राज्य के अंदर भी हड़प्पा की काफी सारी साइट थी, जिसमें से एक है मिताथल और तिगराना। ये दो हड़प्पा की साइट है। अब इनको फाइनली पुरातात्विक स्थल घोषित कर दिया गया। अभी तक तो ये ऐसी पड़ी थी, लेकिन अब इनको आर्कोलॉजिकल साइट्स घोषित कर दिया गया है। इनका अब संरक्षण किया जाएगा। ठीक है, लोग इनको देखने आएंगे, एक टूरिज्म स्पॉट की तरह ये रहने वाली है। क्लियर है? इनके ऊपर स्पेशल खोज चलने वाली है। तो भाई ये जो दोनों हड़प्पा की साइट है, मिताथल और तिगराना, ये किस राज्य के अंदर पाई गई है? हरियाणा राज्य के अंदर। और इनको हाल ही में पुरातात्विक स्थल घोषित कर दिया गया है। समझ गए? अब देखिए दोस्तों, हड़प्पा जो है ये साइट कहां पर है? साहिवाल डिस्ट्रिक्ट में है, पंजाब में। मोहनजोदारो कहां पर है? लकराना डिस्ट्रिक्ट में है। कालीबंगा कहां पर है? ये हमारा हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में है। लोथल एक पॉपुलर साइट है, गुजरात, भोगावा रिवर के किनारे है। बनावाली फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट हरियाणा में है। धोलावीरा भी गुजरात में है। ये कुछ पॉपुलर साइट है हड़प्पा सभ्यता की, जो कि एग्जाम में पूछी जाती है। अब यहां पर 4 राज्यों के नाम दिए गए हैं। जिक्र हुआ है हमारा हरियाणा राज्य का। तो हरियाणा राज्य के जो सीएम है नायाब सिंह सैनी है। हरियाणा राज्य के गवर्नर कौन है? बंडारू दत्तात्रेय है। दूसरा स्टेट गुजरात की बात हो रही है। गुजरात के सीएम कौन है? भूपेंद्र पटेल। गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत। तीसरा स्टेट हमारा कौन सा है? राजस्थान। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा है और गवर्नर कौन है? हरिबाहु कृष्णराव बागड़े। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव। गवर्नर मंगूभाई सी पटेल। क्लियर है? ये मैं आपको रिवाइज करा रहा हूं क्योंकि ये चीजें मोस्ट इंपोर्टेंट है। किसी भी राज्य के सीएम गवर्नर एग्जाम में कभी भी पूछे जा सकते हैं, इसलिए मैं बार बार आपको रिवाइज कराने की कोशिश कर रहा हूं। हाल ही में खबरों में रहा आईएनएस तरकस किस प्रकार का नौसैनिक पोत है? देखिए दोस्तों, हाल ही में खबरों में आजकल बहुत ज्यादा चर्चा में है आईएनएस तरकस, जो कि इंडियन नेवी का एक जहाज है। ठीक है, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है ये किस टाइप का नौसैनिक पोत है, किस टाइप का नौसैनिक जहाज है। 4 टाइप आपके पास दे रखे हैं, कौन कौन से हैं? क्या ये एयरक्राफ्ट कैरियर है, या फिर सबमरीन है, या फिर फ्रीगेट है, या फिर अटैक शिप है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं आईएनएस तरकस क्यों चर्चाओं में रहा है। देखिए दोस्तों, हाल ही में 31 मार्च 2025 को, बहुत पुरानी बात नहीं है, आज से 7-8 दिन पुरानी बात है। हाल ही में 31 मार्च 2025 को गश्त के दौरान पश्चिमी हिंद महासागर में भारतीय नौसेना के जहाज आईएनएस तरकस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 2500 किलोग्राम से अधिक ड्रग्स, 2386 किलोग्राम हशीश और 125 किलोग्राम हीरोइन जब्त किए हैं। यह कार्रवाई P-81 विमान से मिली खुफिया जानकारी के आधार पर की गई। आईएनएस तरकस जनवरी 2025 में समुद्री सुरक्षा अभियान में लगा हुआ है। ठीक है, तब से ये अभियान में लगा हुआ है। क्लियर है? समझ गए चर्चाओं में क्या हुआ है। इसकी कुछ स्पेशलिटी आप जान लीजिए। आईएनएस तरकस जो ऑर्डर किया गया था वो 14 जुलाई 2007
2007 को ऑर्डर किया गया था बनाने के लिए। भारत ने ऑर्डर दिया कि भाई ये इस टाइप का एक जहाज बनाया जाए, ठीक है। किसने इसको बनाया? यंतार शिपयार्ड में इसको बनाया गया। लॉन्च कब हुआ? फाइनली ये 23 जून 2012 को लॉन्च किया गया। होम पोर्ट इसका मुंबई है। लंबाई 125.4 मीटर है। स्पीड कितनी है? 56 किलोमीटर पर आवर है। इस जहाज को जो बनाया है भारत के लिए वो रशिया ने बनाया है। ये एक रशियन जहाज है जो कि भारत की इंडियन नेवी में कमीशन है। क्लियर है दोस्तों? इसको जो कमीशन किया गया था वो 23 जून 2012 को कमीशन किया गया था। फाइनली क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, किस टाइप का एक जहाज है। एयरक्राफ्ट कैरियर का मतलब क्या होता है? जहां पर इंडियन एयरफोर्स के जो एयरक्राफ्ट होते हैं वो लैंड करते हैं फिर टेक ऑफ करते हैं। तो भाई ये एक एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है। एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर प्रॉपर एक छोटा सा रनवे होता है। तो भाई आईएनएस तरकस एक एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है। तो ये यहां पर बात हो रही है कि किस टाइप का ये एक नेवल शिप है। शिप मतलब जहाज, तो ऑप्शन बी तो हो ही नहीं सकता। यहां पर तो सबमरीन की बात हो रही है। एक हो रही है अटैकिंग शिप, यानी कि ऐसे शिप जो कि अटैक करते हैं, जिनके ऊपर बहुत गोला बारूद भी होता है और ऑटोमेशन बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। टोरपीडो वगैरह उनसे लॉन्च कर सकते हैं। तो ये एक अटैक शिप भी नहीं है, वॉर शिप है। ये युद्ध का एक जहाज है, लेकिन ये एक फ्रीगेट जहाज है, ठीक है, जिसके ऊपर प्रॉपर इंडियन नेवी के सोल्जर्स होते हैं। उनकी कमांड के ऊपर ये काम करता है, ठीक है। ये देखिए फ्रीगेट क्या होता है। टुडे अ फ्रीगेट इज अ टाइप ऑफ वॉर शिप टिपिकली स्मॉलर देन अ डेस्ट्रॉयर। डेस्ट्रॉयर मतलब जो अटैकिंग शिप होते हैं ना, ये इससे काफी छोटा साइज में होता है। यूज्ड फॉर वेरियस मिशंस लाइक एस्कोर्टिंग, एस्कोर्टिंग में इसका इस्तेमाल किया जाता है, पेट्रोलिंग में इसका इस्तेमाल किया जाता है। एंड एस्कोर्टिंग क्या होता है? यानी कि जहां जो कि किसी की कमांड में होता है, जैसे कि सोल्जर्स है उनकी कमांड पर ये जहाज चल रहा है, ठीक है, वो इसको ऑपरेट करते हैं। एंड कॉम्बैट ऑपरेशंस, यानी कि जो कुछ युद्ध के ऑपरेशंस होते हैं उनके लिए काम आता है। स्पेशली पेट्रोलिंग वगैरह के लिए काम आता है। जो समुद्र के अंदर लुटेरा पायरेट्स वगैरह होते हैं ना, समुद्री लुटेरे, उनके लिए इसको बनाया गया था। समुद्र में पायरेट वगैरह फिर स्मगलिंग के ऊपर नजर रखने के लिए इस जहाज को बनाया गया, ठीक है। तो भाई ये एक फ्रीगेट जहाज है, आईएनएस तरकस। इसके बारे में जानकारी मैंने दे दी है, चर्चाओं में क्यों था ये। अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाए आईएनएस तरकस भारत के लिए किस देश ने बनाया था, तो भाई रशिया। रशिया ने इसको भारत के लिए बनाया था। कब ऑर्डर दिया भारत ने? 14 जुलाई 2007। लॉन्च कब हुआ? 23 जून 2012। अंतरराष्ट्रीय माइन जागरूकता दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय माइन जागरूकता होती क्या है, मैं आपको बता देता हूं। दोस्तों आपको पता है अंडरग्राउंड माइनिंग होती है, ठीक है, धरती के नीचे माइनिंग हो रही है, ठीक है। कोल माइनिंग चल रही है, गोल्ड माइनिंग चल रही है, डायमंड माइनिंग चल रही है, ठीक है। लोग भयंकर गोला बारूद लेकर उस जगह में घुसते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों को अपनी जान भी गंवानी पड़ती है, ठीक है। तो माइनिंग से जो लेबर है, मजदूर हैं, उनकी लाइफ पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, उस चीज को लेकर अवेयरनेस फैलाने के लिए हर साल अंतरराष्ट्रीय माइनिंग जागरूकता दिवस मनाई जाती है। किस दिन मनाई जाती है वो मैं आपको आगे बताऊंगा, पहले डेफिनेशन सुनिए। बारूदी सुरंगों के खतरों के बारे में जागरूकता बढ़ाना और बारूदी सुरंगों को हटाने के प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। क्लियर है? इस बार ये जो दिवस मनाई गई, वैसे हर साल 4 अप्रैल को ही मनाया जाता है इंटरनेशनल माइन अवेयरनेस डे। इस बार इसका थीम था सेफ फ्यूचर्स स्टार्ट हियर। 2024 का थीम था प्रोटेक्टिंग लाइव्स बिल्डिंग पीस। 2006 से इसको मनाने की शुरुआत हुई थी। इसको जो मनाने की अनाउंसमेंट करी थी यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने इसकी शुरुआत करी थी। क्लियर है? सारी चीज याद रहेंगी। नेक्स्ट है, किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा की पेशकश करते हुए 0 टिकट यात्रा योजना शुरू करी गई? यानी कि दोस्तों महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा, साथ ही 0 टिकट योजना शुरू करी गई। साथ ही जो स्कूली छात्र हैं, छात्र या फिर छात्राएं हैं, उनके लिए भी फ्री बस रहने वाली है इस योजना के तहत, ठीक है। 0 टिकट यात्रा योजना, नाम क्या है इसका? 0 टिकट यात्रा योजना। एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चन बनेगा, हाल ही में किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश ने महिलाओं के लिए 0 टिकट यात्रा योजना शुरू करी है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जम्मू और कश्मीर, जो कि एक केंद्र शासित प्रदेश है। देखिए दोस्तों, शेर-ए कश्मीर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र में इसकी फाइनली घोषणा करी गई। शेर-ए कश्मीर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र क्या है? शेर-ए कश्मीर अंतरराष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर की स्थापना 1970 में देश के सर्वश्रेष्ठ कन्वेंशन
सेंटर में से एक के रूप में की गई थी। विश्व प्रसिद्ध वास्तुकार जोसेफ स्टीन द्वारा डिजाइन किया गया था। यानी कि जो काफी सारे अंतरराष्ट्रीय बड़े बड़े सम्मेलन होते हैं ना, उनको शेर-ए-कश्मीर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र में भी कराया जाता है। क्लियर है? शॉर्ट में SKICC इसको बोला जाता है। समझ गए? देखिए दोस्तों, जो स्मार्ट सिटी बसेस है जम्मू और कश्मीर की, साथ ही जो जम्मू और कश्मीर की सड़क परिवहन निगम की बसेस है, उनमें जीरो टिकट यात्रा योजना शुरू करी गई है। उनमें ही महिलाओं को बिल्कुल मुफ्त यात्रा कराई जाएगी। ये देख रहे हैं स्मार्ट सिटी की बसेस हैं ये, और जम्मू और कश्मीर सड़क परिवहन निगम की बसेस हैं। समझ गए? अब जम्मू और कश्मीर की बात हो रही है। जम्मू कश्मीर के जो CM है उमर अब्दुल्ला है। जम्मू कश्मीर के गवर्नर कौन है? मनोज सिन्हा है। जम्मू कश्मीर से अलग हुआ था लद्दाख, ये भी हमारा एक यूनियन टेरिटरी है। इसके गवर्नर कौन है? रिटायर्ड ब्रिगेडियर BD मिश्रा इसके गवर्नर है। नोट करिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो भाई ये था आज की क्लास का लास्ट मोस्ट इंपोर्टेंट करंट इवेंट। उम्मीद करता हूं आपने एक एक इंपोर्टेंट टर्म को अच्छे से नोट डाउन किया होगा। एक बार रिवाइज जरूर कर लीजिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन बाहर नहीं मिलेगा। कोई डाउट हो, सवाल हो, कोई सुझाव हो, कमेंट करके बता दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, लगातार सुबह 8 बजे दी करंट अफेयर शो की नई क्लास को फॉलो करते रहिए। इस वीडियो में इतना ही था। पसंद आई हो लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।